Hello friends, good evening. And today topic is the third topic of the इलेक्ट्रिक चार्ज. आज हम लोगों का थर्ड टॉपिक होगा स्टडी इलेक्ट्रिक चार्ज का. प्रीवियस क्लास में हम लोग फिफ्थ टॉपिक तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम लोग सिक्स टॉपिक से देखेंगे और ये आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का थर्ड टॉपिक होगा. तो देखते हैं. प्रीवियस क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ का हम लोग स्केलर फॉर्म पढ़े थे. आज हम लोग स्टडी करेंगे वेक्टर फॉर्म स्टडी करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं और पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा. नो टेंशन. जिस तरह से हम लोग कूलम्स लॉ का वेक्टर स्केलर फॉर्म देखे थे. स्केलर फॉर्म का मतलब होता है कि जहाँ पे वनली हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड को वनली कंसीडर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, और जहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को भी कंसीडर करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, तो सिक्स टॉपिक में हम लोग लिखेंगे. कूलम्स लॉ, Coulomb's law in vector form. डिफरेंट तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट में लिख के चलेंगे. Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म. ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली हम लोग पहले राइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं. तो सब लिखेंगे. Consider two charges Q1 and Q2 kept at distance R. Distance R ठीक है. दो हम लोग क्या किए, दो हम लोग चार्ज पार्टिकल लेते हैं. ठीक है, या फिर हम लोग चार्ज लेते हैं. दो चार्ज पार्टिकल आपका ये रहा Q1 और यहाँ हमने लिया Q2. ठीक है, और यहाँ पे एक बात और लिखेंगे, एंड बोथ चार्ज आर इन सेम both charge are in same nature. तो हमने यहाँ पे दोनों चार्ज का नेचर हमारा कैसा होना चाहिए, सेम भी ले सकते हैं, अपोजिट भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे सेम चार्ज को लेकर के. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो Q1 और Q2 हमने लिया, तो इन दोनों चार्ज के बीच में कुछ, चूँकि हमने कौन सा चार्ज लिया, सेम चार्ज लिया, तो दोनों के बीच में हमारा कौन सा लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा. क्योंकि आपको पता है कि दो सेम कैरेक्टर का जो चार्ज होगा अगर पॉजिटिव है तो एक दूसरे पे क्या करेगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा. तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा हमारा कौन सा, F12 लगाएगा, और Q2 चार्ज पे इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा F21 लगेगा. और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमने कितना कंसीडर किया है, R कंसीडर किया. ठीक है, अब इसको अगर हम लोग आगे लिखेंगे तो लिख सकते हैं, लेट F12 के बारे में अगर लिखेंगे, आप यहाँ देखेंगे F12, तो
Q1 एक हमारा चार्ज है और Q2 यहाँ चार्ज है, दोनों हमारा r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो Q1 के कारण Q2 के कारण हमारा फोर्स किस पे लगेगा, Q1 पे लगेगा। तो इसको लिखने का जो हमारा प्रोसेस होता है, तरीका होता है कि जिस पे हमारा फोर्स लग रहा, ठीक है, जिस पे लग रहा उसको पहले लिखेंगे। जैसे Q1 चार्ज पे फोर्स लग रहा Q2 के कारण, तो Q1 पे हमारा फोर्स लग रहा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, F1। और किसके कारण लग रहा, तो Q2 के कारण लग रहा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो जिस पे लगेगा उसको पहले लिखेंगे और जिसके कारण लगेगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये फोर्स हमारा किस पे हो गया, चार्ज Q1 पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। Q1 पे हमारा चार्ज, Q1 पे हमारा फोर्स कितना लग रहा, F12 लगेगा, किसके कारण, तो Q2 चार्ज के कारण। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं F21, तो F21 इक्वल हम लोग लिख सकते हैं द फोर्स यहाँ पे द फोर्स ऑन चार्ज, यहाँ पे ऑन लिखेंगे आप, द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, F21 होगा, ये आप समझ रहे हैं। Q1 पे फोर्स लगा किसके कारण, Q2 चार्ज के कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 1-2, और Q2 पे जो फोर्स लगेगा हमारा कितना होगा 2-1 होगा, ठीक है। और ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस पे लगेगा उसको पहले लिखेंगे, जिसके कारण लगेगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसका, अगर ये तो डिस्टेंस हमारा कंसीडर, और आपको पता है कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग डिस्टेंस कंसीडर नहीं करते हैं, बल्कि क्या कंसीडर करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से अगर हम कंसीडर करेंगे तो फोर्स हमारा किधर लग रहा, फोर्स हमारा लग रहा है, अगर हम इसकी बात करेंगे 1-2 की बात करेंगे, तो 1-2 के लिए जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, तो 1-2 के लिए डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा 2-1 होगा, R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। और उसके बाद 1-2 के लिए अगर हम इसकी बात करेंगे, इस 2-1 के लिए अगर बात करेंगे तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा 1-2 होगा, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं कि जैसे कि सपोज दैट अगर इसकी बात करते हैं 1-2 की बात करते हैं, तो 1-2 हमारा क्या फोर्स है, किसके कारण, तो 1-2 फोर्स हमारा आया है Q2 के कारण। तो Q2 कहाँ से आ रहा, यहाँ से, तो जहाँ से पॉइंटिंग हो रहा है किधर, टुवार्ड्स किसके तरफ, तो टुवार्ड्स हमारा आ रहा आपको F1 की तरफ आ रहा, तो इसलिए हमारा ये कितना होगा 1-2 होगा। तो 1-2 जो डिस्प्लेसमेंट ये किसके लिए है, 1-2 डिस्प्लेसमेंट हमारा किसके लिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा Q2 चार्ज के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, उसका तो और क्लियर आपका हो जाएगा। तो अगर हम लोग 1-2 लिखते हैं यूनिट वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट pointing from 1 to 2। फिर उसके बाद R21 की बात करेंगे यूनिट वेक्टर, ये भी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट पॉइंटिंग फ्रॉम 2 to 1 हो जाएगा, 2 से किधर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये सारे क्या है कि वेक्टर फॉर्म हमारा क्या लिखने का हमारा क्या प्रोसेस है,
ठीक है। और वेक्टर आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो वहाँ से कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आप इसको राइट करें। राइट करने के बाद इसका हम लोग क्या करेंगे कि एडजस्ट करेंगे इसको कि वेक्टर फॉर्म में जो कूलम्स लॉ का जो बेसिक फॉर्मूला हमारा F इक्वल k(q1q2/r²), उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे डायरेक्शन लगा देंगे। तो डायरेक्शन लगाने के बाद में हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो लिख सकते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ का हमारा क्या होता है सिंपल जो हमारा फार्मूला था तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑन चार्ज Q1। तो Q1 पे कितना फोर्स लगा हमारा, Q1 पे जो फोर्स लगा था हमारा आप यहाँ देखे थे, तो इसको हम लोग कैसे लिखे थे F12, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा Q1 Q2 तो होगा ही, नीचे हमारा क्या होगा R², इसके फॉर्म में मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ठीक है R²। और इसी में ये हमारा क्या होगा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। लेकिन अगर इसी में हम क्या करते हैं यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, तो यूनिट वेक्टर लगाने के बाद में यूनिट वेक्टर हमें क्या प्रोवाइड करता है तो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यूनिट वेक्टर लगाने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको वेक्टर के फॉर्म में। तो यूनिट वेक्टर आप इसमें लगाएंगे, ये कितना होगा R21। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये हमें समझ में नहीं आता कि 1 2 यहाँ लिखे यहाँ 2 1 कैसे हो गया। तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि जैसे ये Q1 चार्ज है और सपोज दैट ये Q2 चार्ज, तो Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा हमारा इस Q2 के कारण जो Q1 पे फोर्स लगेगा हमारा क्या होगा इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसको हम लोग 1 2 लिख सकते हैं। और Q2 पे जो हमारा फोर्स लगेगा तो इसको हम लोग इस डायरेक्शन में 2 1 लिख सकते हैं। तो ये जो फोर्स 1 2 लग रहा है तो वो कहाँ से लग रहा है 2 से, क्योंकि फोर्स हमारा किधर आएगा इधर से। स्टार्टिंग हमारा फोर्स का कहाँ स्टार्ट कहाँ से हुआ यहाँ से हुआ। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे वेक्टर के फॉर्म में, तो वहीं से कंसीडर करेंगे जहाँ से हम लोग क्या किए स्टार्ट किए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 1 लिखेंगे, ठीक है। और इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 2 से स्टार्ट किए किधर की तरफ गया 1 की तरफ गया। तो ये डायरेक्शन हमें शो कर रहा है कि 2 से हमने क्या किया स्टार्ट किया और फोर्स किधर की तरफ जा रहा 1 की तरफ जा रहा। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं 2 1 लिखते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो यही फॉर्म हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाएगा वेक्टर फॉर्म। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा वेक्टर फॉर्म कहलाएगा। ये हमारा हो जाएगा वेक्टर फॉर्म किसका, तो कूलम्स लॉ का। सिमिलरली अगर हम बात करें फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, अगर हम उसको निकालें तो वो हमारा क्या होगा F21 इक्वल Q1 Q2 बाय R²। Q1 Q2 अपन क्या होगा R² होगा। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको एक बात हमेशा के लिए अगर आपको सपोज दैट याद नहीं रहता है तो आप इसको याद रखने के लिए कर सकते हैं
कि अगर इस साइड अगर 1 2 लिखा हुआ, अगर फोर्स हमारा 1 2 होगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा 2 1। ठीक है, बस इतना याद रखिए, आपको आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर कितना होगा 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर और हम सिंपल करना चाहेंगे तो आपको पहले आप इसको राइट कर लें। राइट कर चुके हैं, ठीक है, राइट कर लिया। इसी को और अगर आप डिटेल करना चाहते हैं, और शॉर्ट करना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर जैसे 1 2 लिखते हैं तो यूनिट वेक्टर का, या फिर आप यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, वेक्टर के अकॉर्डिंग आप पढ़े होंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि फुल वेक्टर व मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। तो अगर हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखें तो फुल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। बात समझ में आई? क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। तो अगर, या फिर इसी को और लिख सकते हैं, अगर आप मोड हटाएंगे तो सिंपली आर लिख दें। ठीक है, तो ये फुल वेक्टर व मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर का। तो अगर इसी के फॉर्म अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो एक हम यहाँ से लिख दे रहे हैं, देन F1 2 इक्वल हम लोग लिख सकते हैं, के का वैल्यू तो आपको पता ही है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। के का कितना वैल्यू होता है, के का वैल्यू आपको होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर लिखना चाहते हैं तो इस फॉर्म में लिख लीजिए, और फिर क्या होगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने अभी आपको लिखा है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा आर फुल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये कितना हो जाएगा 2 1 है, तो ये भी कितना होगा 2 1। ठीक है, और सॉरी ये कितना हो जाएगा आर 2 1, और ये कितना हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। तो फिर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो हमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, तो इसको आप सिंपली आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है तो यहाँ डायरेक्शन कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये भी किस में कन्वर्ट होगा, आर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसको सिंपली अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि F1 2 इक्वल के Q1 Q2 बाय आर क्यू इंटू फुल वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो ये 2 1 डाल सकते हैं, नहीं भी डालें तो ये मैग्नीट्यूड है इसलिए इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आप इसको आर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, तो इसके फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। मेन आपको याद रखना इसके फॉर्मेट में, इसी को हमने यूनिट वेक्टर को और सॉल्व किया तो इस फॉर्मेट में हम ले जा सकते हैं। यहाँ पे आप लगा सकते हैं 2 1 लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, बाकी यहाँ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में था इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्शन को नहीं लगाया। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म क्लियर हो गया किसका, कूलम्ब्स लॉ का। इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके नेक्स्ट एक हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आगे का टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 2 स्फीयर बॉडी, 2 स्फीयर 2 स्फीयर ऑफ चार्ज
20 microcoulomb and 2 sphere of charge 20 microcoulomb and minus 5 microcoulomb. Their contact, there it is kept in contact. Kept in contact and then they are separated. Separated and kept at a distance 10 centimeter. Then find the force. between charges. ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 स्फीयर चार्ज, सपोज दैट जैसे कि एक स्फीयर ये आपका और एक स्फीयर ये है, दोनों क्या है, सपोज दैट इसका चार्ज का वैल्यू जो है 20 माइक्रोकूलम है, ठीक है, और ये जो है हमारा -5 माइक्रोकूलम है। कितना? -5 माइक्रोकूलम। तो ये दोनों पहले सेपरेट था, ठीक है। दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि कैरी करके कांटेक्ट में लाते हैं। कैरी करके कांटेक्ट में लाएं और कांटेक्ट में लाने के बाद इसको फिर सेपरेट कर दिया और सेपरेट करके कितना डिस्टेंस पे रखें? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखें। तो अब इसके बीच में फोर्स कितना हमारा क्रिएट होगा ये निकालना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक बात देखेंगे, जब भी कोई चार्ज बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो चार्ज का वहाँ पे क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। मतलब जो आपको इससे पहले हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज का नेचर था, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का नेचर था, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो हमारा सम होगा। तो सम होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन अगर इसका करते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम लोग लिखेंगे तो टोटल चार्ज हमारा कितना होगा? टोटल चार्ज इक्वल कितना होगा? तो 20 माइक्रोकूलम प्लस -5 माइक्रोकूलम। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब ये 15 माइक्रोकूलम चार्ज हमारा दोनों ये जैसे कांटेक्ट में आ गया, तो अब इस दोनों पे हमारा चार्ज कितना? दोनों स्फीयर और सेम रेडियस का स्फीयर। हमने यहाँ पे नहीं लिखा सेम रेडियस, लेकिन दोनों का साइज क्या? सेम। तो जब दोनों हमारा स्फीयर है तो ये हमारा क्या था? कांटेक्ट में। तो कांटेक्ट में रहने के बाद में हमारा फाइनल चार्ज कितना होगा? 15 माइक्रोकूलम। और जब इसको हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे तो चार्ज का क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हाफ चार्ज हमारा इस पे आएगा और हाफ चार्ज हमारा क्या होगा? इस पे आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देन आफ्टर सेपरेट the charge on each sphere, the charge on each sphere is
15 बाय कितना होगा 2, क्योंकि 2 हमारा वो स्फीयर है तो दोनों क्या होगा डिवाइड होगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 माइक्रोकूलम। तो अब बॉडी दोनों स्फीयर का हमारा चार्ज कितना है, चार्ज हमारा हो गया 7.5 माइक्रोकूलम, और ये रखा हुआ कितना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन आर का वैल्यू आपको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना होगा 0.1 कितना होगा 1 मीटर। ठीक है, आप इसे राइट करेंगे, राइट कीजिए। अब इसको अगर हम लोग राइट करने के बाद अब इसको और आगे अगर हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा अगर डायग्राम इसका बनाएंगे तो पहले 2 चार्ज हमारा कितना था, इन दोनों चार्ज को हमने क्या किया कांटेक्ट में, ये 20 माइक्रोकूलम और ये -5 माइक्रोकूलम चार्ज, दोनों को जब सेपरेट करेंगे, आफ्टर सेपरेट करने के बाद ये कितना होगा, तो हर एक पे ये चार्ज कितना हो जाएगा, इसको आप आफ्टर सेपरेट ये चार्ज कितना हो जाएगा 7.5 माइक्रोकूलम, और इस पे भी कितना हो जाएगा 7.5 माइक्रोकूलम, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, फ्रॉम कूलम्स लॉ तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो F इक्वल कितना होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम वैल्यू डालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो F इक्वल क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁹ 9। ठीक है, और इसके बाद 7.5 इंटू और माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो अभी कुछ इसके बाद हम बता देंगे आपको कि माइक्रो वगैरह के वैसे माइक्रो जहाँ भी यूज होता है वहाँ पे माइक्रो की जगह अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं SI यूनिट में तो उसके जगह आप कितना लिखिए 10⁻⁻6 लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी कितना होगा 10⁻⁻6, फिर कितना होगा 7.5 × 10⁻⁻6। ठीक है, अब बाय R का वैल्यू कितना होगा, R का वैल्यू होगा 0.1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप सिंपली इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, -6 पावर है -6 है तो -12, और ये प्लस में कितना है 9 है, ये कितना हो जाएगा F इक्वल हो जाएगा आपको 9 इंटू सभी का पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, तो 2 पॉइंट हटाए तो नीचे कितना होगा 100। ठीक है, 100 और 100 से आप यहीं पे इसको काट सकते हैं, या सीधा इसी को हम क्या करते हैं 2 पावर और बढ़ा देंगे तो 14 हो जाएगा, या यहाँ से काट दो ना, ये कितना हो जाएगा 7 बच जाएगा। तो 9 × 7.5 × 7.5 इंटू, और फिर इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे, पहले आप 75 और ये 7, और फिर इसका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना बच जाएगा तो 5 बच जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और ये कितना 7 है, तो 7 5 12, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -5, ठीक है। बाय फिर कितना होगा, इसको हटाएंगे तो ये डबल बार होगा, तो ये फिर कितना होगा, फिर 100 ऊपर चला जाएगा, फिर 100 ऊपर जाएगा, तो ये नीचे में 1, फिर यहाँ से कैंसिल करेंगे -3 हो जाएगा। तो एफ इक्वल सिंपली कितना होगा 9 × 7 5 × 7 5 × 10 टू दी पावर -3, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 75 × 9, 9 बचे 45 का 5 हाथ 4, 9 7 42, अब 45 का 5 हाथ में 4, 9 7 42, 9 7 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करना किससे 75 से, तो 25 25 का 5 हाथ में 2, 7 5 35, 35 2 37 के 7 हाथ में 3, 6 5 30, 30 3 33 और 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 7 49, 49 और 3 52 के 2 5 6 7 42, 42 5 47, 5 2 और 6 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5, इतना आ गया आपको। तो ये आ गया है बराबर 5065 × 10 टू दी पावर -3 न्यूटन, ठीक है। अब इसको और शॉर्ट सिम्बलाइज करना चाहते हैं शॉर्ट में, तो एफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं 50.623 न्यूटन। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में रहेगा। तो अभी तक हमने जो भी टॉपिक पढ़ा उसका एक एक सैंपल के फॉर्म में, एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने एक एक क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, लेक्चर में कहा था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1 कूलम क्या होता है उसको जानेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं 1 कूलम का डेफिनेशन क्या होता है हमारा, ठीक है वो सिंपल सा, लेकिन जानकारी के लिए हमें जानना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये हमारा 6 नंबर टॉपिक था। 7 नंबर टॉपिक में हम लोग देखेंगे definition of 1 कूलम by Coulomb's law। कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तो कूलम्स लॉ हमारा क्या होता है, Q1 Q2 / R²। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे, अगर इफ Q1 = 1 कूलम, ठीक है, Q2 = 1 कूलम एंड R = हमारा अगर 1 मीटर हो जाए, देन F = कितना होगा 9 × 10 टू दी पावर 9, ये 1, इसका वैल्यू 1, ये K का वैल्यू हमने 9 × 10 टू दी पावर 9 लिख दिया, Q1 का वैल्यू 1, फिर Q2 का वैल्यू 1 और R का वैल्यू भी कितना हो गया, R का वैल्यू भी कितना हो गया 1। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो F का जो वैल्यू होगा ये 9 × 10 टू दी पावर 9 न्यूटन हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 कूलम, एक कूलम का चार्ज, एक चार्ज पार्टिकल्स Q1 यहाँ लिया और Q2 यहाँ लिया, और इन दोनों के बीच अगर हम 1 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं
और दोनों चार्ज का वैल्यू हम लोग कितना रखते हैं, 1 कूलम रखते हैं, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो कूलम्स फोर्स होगा, ठीक है, वो फोर्स का वैल्यू होगा 9 × 10⁹। अगर इतना मैग्नीट्यूड आ जाता है तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट जो हमने चार्ज का यूज किया है, वह रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा कितना के बराबर होगा, तो 1 कूलम के बराबर होगा। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा 1 कूलम किसको बोलेंगे। इसको अगर हम लिखना चाहते हैं 1 कूलम का डिफिनेशन, तो आप लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज when 9 × 10⁹ Newton force is exist between two charge particle when they are kept at 1 meter distance and magnitude of both charge is 1 कूलम। ठीक है, इसी को हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया। इट इज डिफाइंड एज when 9 × 10⁹ Newton force is exist between two charge particle when they are kept 1 meter। जब दोनों चार्ज पार्टिकल को हम लोग कितना डिस्टेंस पे रखेंगे, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे, और दोनों चार्ज पार्टिकल का वैल्यू कितना होगा, 1 कूलम होगा, तो उसके बीच में जो हमारा फोर्स एग्जिस्ट करेगा उस फोर्स का वैल्यू होगा 9 × 10⁹ होगा। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए, डिफाइन किए। लेकिन अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा कौन सा क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग या फिर इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो हमारा 1 कूलम चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं, यहाँ से अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, पहले तो आप इसको राइट कर लें। अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो कुछ नहीं, क्यू इक्वल क्या होता है, एन ही होता है। क्यू का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, 1 कूलम दिया हुआ। ठीक है, एन का वैल्यू हमको पता नहीं है, एन हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, और ई का वैल्यू 1.6 होता है। 1.6 × 10⁻⁻, देख लेते हैं इसको। वो फर्स्ट था, 7 का फर्स्ट सेकंड में अगर 1 कूलम को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन या अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, definition of 1 coulomb, definition of 1 coulomb by electrons, by number of electrons। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हम लोग कितना जानते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं Q इक्वल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हम लोगों का कितना होता है, क्यू इक्वल होता है एन ही होता है, ठीक है। क्यू कल का एन ही होता, चार्ज का वैल्यू कितना 1 कूलम, एन हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो एन इक्वल हम लोग लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई, या फिर यहाँ का अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना होगा 10 होगा, ठीक है। इसको फिर भी अगर एन इक्वल लिखना चाहेंगे, ये क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर नीचे फिर भी हम क्या करते हैं एक एक जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर कर देते हैं एक जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10/16 और ये इंटू 10 टू द पावर -19 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 1/10 से, तो एक माइनस इसका क्या होगा खत्म। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं और ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एन इक्वल हम लोग लिख सकते हैं 100/16, और ये तो एक यहाँ 16 तक ही हम लिए, और इस 10 से हम एक इसका क्या करेंगे, एक पॉइंट को, एक पावर को हम लोग क्या करेंगे ख़त्म करेंगे, और ये फिर ऊपर जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव में, तो 10 टू दी पावर कितना होगा 18 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इसको आप काटें तो ये 16 है, 4 से कटेगा, 4 चौके 16 और 25 चौके 100। अब 25 को डिवाइड करें 4 से, तो ये फाइनली हमारा कितना होगा, एन इक्वल होगा 25 को आप यहाँ लिख चुके होंगे, 25 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 25 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो ये कितना होगा 6 बार में 24, फिर 1 आएगा, फिर पॉइंट डालेंगे 0, फिर 2, 8, फिर 6.25, तो n इक्वल कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज दैट ये बॉडी है, और इस बॉडी से हमको पहले पता है कि किसी भी बॉडी से अगर चार्ज अगर वहाँ से निकलता है, या फिर वो बॉडी चार्ज को एक्सेप्ट कर, इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी से हमारा रिलीज होता है, या वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, तो उस पर चार्ज क्रिएट होगा। तो 1 कूलम चार्ज, सपोज दैट अगर ये बॉडी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन को अगर ये रिलीज कर दिया है, तो इस पर चार्ज जो क्रिएट होगा वो 1 कूलम के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं 1 कूलम का, व्हेन अ बॉडी रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, देन the 1 coulomb charge is create on that body, ठीक है। तो सिंपली आप अपने लैंग्वेज में उसको बना के लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना कि कोई या फिर हम बोल सकते हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा 1 कूलम में होता है। तो 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा 18 होगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और आगे का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के टुवार्ड्स चलेंगे, लेकिन आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप अपने नोट्स को कंप्लीट कीजिए क्लास के ड्यूरेशन में, और उसको स्टडी कीजिए, टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।